सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमें यहाँ से करना था असेसमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस को मेजर करना, उसको एक इंडेक्स, एक नंबर में पुट करना। तो इन 1905 एल्फ्रेड बिनेट और साइमन, ये दो लोग थे जिन्होंने पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस मतलब फॉर्मूला दिया था और उसके थ्रू इंटेलिजेंस को उन्होंने मेजर किया था। ठीक है। अब 1908 में क्या हुआ था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया था। मेंटल एज क्या होती है, हमारी डेवलपमेंटल एज। जैसे कि अगर सपोज मैं 21 ईयर्स की हूँ तो वो मेरी बायोलॉजिकल एज हो गई, क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं उसी को। बट मेंटल एज का मतलब होता है कि मेरा आईक्यू जो है, मेरी इंटेलिजेंस जो है, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट इज माई मेंटल एज, इट इज रिलेटिव टू माई परफॉर्मेंस। और क्रोनोलॉजिकल एज हो गया जो मेरा बायोलॉजिकल एज है। तो कोई अगर ब्राइट चाइल्ड होगा, ब्राइट मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड होगा, तो उसका जो एमए होगा, मेंटल एज जो होगा, वो क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। और वहीं अगर कोई डल चाइल्ड होगा, डल मतलब उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका आईक्यू लो है, तो उसका मेंटल एज जो है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा। तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है। अब बेनेट, अगेन बेनेट यहाँ पे बार बार आएगा। बेनेट और साइमन ने एक और बात बोली थी और वो था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसने। रिटार्डेशन में उसने क्या बोला था कि अगर कोई पर्सन को हमें रिटार्डेड डिक्लेयर करना है तो हिज मेंटल एज शुड बी 2 years बिलो हिज क्रोनोलॉजिकल एज। उसकी जो मेंटल एज है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल कम होनी चाहिए। तो अगर वो 14 ईयर्स का है, उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो 14 है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होनी चाहिए, उसकी मेंटल एज होनी चाहिए 12। तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये पर्सन रिटार्डेड है। रिटार्डेड मतलब ये अपनी आईक्यू इसकी कम है या फिर इसमें उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। देन 1912 में विलियम स्टर्न आया। ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट और उसने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। आईक्यू क्या होता है, आईक्यू इज नोशन या एक नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन की इंटेलिजेंस क्या है। अब आईक्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आईक्यू रेफर्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब 100 हम यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेंटल एज तो समझ आ गया, क्रोनोलॉजिकल एज भी समझ आ गया। 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम डेसिमल पॉइंट्स को अवॉइड कर सकें। अगर सपोज मेरा जो मेंटल एज है वो है 14 और मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है 12, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये गया 7 पे, ये 6 पे एंड देन 1.1 आएगा। बट इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मैं इसको फर्दर डिवाइड काट सकती हूँ, है ना। तो इतना हमारा मेंटल एज आ जाएगा। तो मेंटल एज को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनटू डिवाइडेड बाय सी ए करते हैं, तो मुझे मेरा आई क्यू मिल जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना। जब मेंटल एज होता है वो सी ए के इक्वल होता है तो आई क्यू 100 होगी। मेंटल एज अगर सी ए के इक्वल है, दैट इज एम ए इज इक्वल टू सी ए, तो हमारा आई क्यू कितना होगा, आई क्यू होगा 100। वैसे ही अगर हमारा मेंटल एज जो है वो ज़्यादा है सी ए से, ठीक है, इफ़ मेंटल एज इज मोर देन सी ए देन आई क्यू इज मोर देन 100। और अगर हमारा मेंटल एज लेस है सी ए से तो आई क्यू जो है वो लेस देन 100 होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे काम आएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 10 साल का बच्चा है, 10 years ओल्ड चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12, तो उसकी आईक्यू कितनी होगी, उसकी आईक्यू 120 होगी। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं हम। 10 साल का बच्चा है मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है ना, क्रोनोलॉजिकल एज नीचे आएगी, तो यहाँ हमने 10 लिख दिया। और उसकी मेंटल एज है 12 ईयर्स की, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको 100 से 0 गया और उसकी आई क्यू आ गई 120। तो आई क्यू इसका ज़्यादा है 100 से, मतलब इज़ अ राइट चाइल्ड।
ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, मेक श्योर इसको सॉल्व करो। डाउट्स आए तो डू आस्क इन द सेक्शन। नाउ दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, सेम चाइल्ड का अगर मेंटल एज, वो 10 साल वाला बच्चा है, अगर उसका मेंटल एज 7 ईयर का होगा तो उसका IQ कितना होगा? 70 होगा। क्यों? क्योंकि मेंटल एज उसकी 7 है, अपने साल से 3 साल छोटी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा होता है मेंटल एज में तो वो रिटार्डेड होता है, तो इसका 2 साल से ज़्यादा है छोटा, तो ये भी रिटार्डेड कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, 0 से 0 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 70। ठीक है। द एवरेज IQ ऑफ अ पॉपुलेशन इज 100। एवरेज IQ जो होती है पॉपुलेशन की वो 100 होती है, रिगार्डलेस ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। अब IQ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पॉपुलेशन होते हैं, सपोज तुम अपने क्लास का एग्जांपल ले लो, तुम्हारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स होंगे। अगर मैं उन सबका IQ स्कोर निकालूं और उसको कंपेयर करूं तो ज़्यादातर बच्चों का जो IQ आएगा वो एवरेज कैटेगरी में आएगा ना, है ना। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि IQ scores are distributed in a population in such a way that scores of most people tend to fall in the middle of the distribution। अगर ये ग्राफ लूँ तो मिडल में आएगा, इस वाली जगह पे मेजॉरिटी लोगों का आएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आएगा। और जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स मतलब ये कम वाले और ये बहुत ज़्यादा वाले, इस पे बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, ओनली अ फ्यू पीपल हैव ईदर वेरी हाई IQ और वेरी लो IQ। बहुत कम लोग होते हैं जिनका एक्सेप्शनली हाई IQ होता है या एक्सेप्शनली लो IQ होता है। तो ये जो कर्व है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पे हम IQ को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल कर्व। और ये बेल शेप का होता है। बेल शेप मतलब इसकी जो ये वाली शेप है ना, इसको हम बोलते हैं बेल शेप। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ इज IQ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेल शेप का ग्राफ, तो तुम्हें यही ड्रॉ करना है। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो यू हैव टू ऑल्सो राइट दिस टेबल या ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, IQ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये IQ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कि इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द सेंट्रल वैल्यू कॉल्ड मीन। अब इस ग्राफ में सेंट्रल वैल्यू क्या है? 100। यही होता है मीन या एवरेज स्कोर। अब इसके अराउंड ये जो ग्राफ है ना, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब इस हाफ को अगर हम उठा के इस हाफ पे रखते हैं तो दोनों सेम है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो IQ हम किसे शो करते हैं? नॉर्मल कर्व पे, इट इज सिमेट्रिकल एंड IQ ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल्स इन द मिडल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द मीन IQ स्कोर इन पॉपुलेशन इज 100। वो अभी हमने देखा मीन और एवरेज सेम ही बात ही होती है, तो मीन स्कोर क्या है? 100 है। जिनका IQ रेंज 90 to 100 के बीच में आता है। अब 90 to 100 किधर आएगा? 90 to 100 आएगा हमारा इस सेक्शन में, ये रहा 90 to 100। जिनका यहाँ पर आता है 90 to 110, जिनका यहाँ पे आता है उनकी इंटेलिजेंस है नॉर्मल। सो अगर तुम अपना IQ टेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा IQ जो आया है वो है 90 to 100 के 110 के बीच, तो वो क्या है? नॉर्मल है। 90 to 110 इज नॉर्मल। और अगर 70 से भी नीचे आया है, बिलो 70 आया है, तो यू हैव अ इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी। जिसका भी IQ 70 से लो आता है उसको इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी होती है। एंड IQ ऑफ 130 एंड अबव इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्शनली टैलेंटेड। तो जिसका IQ 130 से ऊपर आ रहा है वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। आप देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली रेंज होगी टैलेंटेड लोगों की। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि दे आर वेरी टैलेंटेड। ये वाला रेंज हो गया नॉर्मल, राइट? डोंट माइंड बाय राइटिंग। और 70 से बिलो ये वाला जो रेंज है ये है डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी या IQ डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया NPC। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इस ग्राफ को देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बिलो 70 इज इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, 70 to 79 जो है वो बॉर्डर लाइन पे, मतलब थोड़ा सा भी इससे नीचे होता तो वो डिसेबल कैटेगरी में आ जाते, बट सिंस उससे नीचे नहीं गए हैं तो वो बॉर्डर लाइन पर हैं। और अराउंड हमारे आसपास हमारी दुनिया में 6.7 लोगों का 6.7% लोगों का इतना IQ होता है।
देन है 80 to 89 लो एवरेज, 90 to 19 एवरेज, 110 to 119 हाई एवरेज, 120 to 130 सुपीरियर और अबव 130 वेरी सुपीरियर। अब इसमें एक ही चीज़ देखो, तुम्हें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि लोएस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। लोएस्ट कितनी है 70, तो जो 70 वाला होगा वो डिसेबल्ड होगा। आप 9 ऐड करते जाओ, 70 to 79 बॉर्डर लाइन, 80 to 89 9 ऐड करते जाओ और 130 पे जाकर रुक जाओ। ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि डिसेबल्ड आता है, देन बॉर्डर लाइन आता है, देन लो एवरेज, एवरेज, हाई एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बस पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आए तो एज इट इज़ ड्रॉ करके आ जाना। नेक्स्ट है ऑल पर्सन डू नॉट हैव सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ऑब्वियसली सबकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सेम नहीं होती है ना। तुम हो, तुम्हारी क्लास में और भी फ्रेंड्स होंगे, तुम सबकी आईक्यू या सबका इंटेलिजेंस सेम नहीं होगा। और तो तुम सारे फ्रेंड्स इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट डिफरेंट कैटेगरीज की इंटेलिजेंस हो सकती है तुम्हें, या डिफरेंट लेवल की हो सकती है। कुछ होंगे बहुत एक्सेप्शनली ब्राइट होंगे, कुछ बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, कुछ एवरेज भी हो सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट का, कि हम टेस्ट करते हैं लोगों की इंटेलिजेंस कितनी है, एक्सट्रीम एंड पे है या फिर बिलो एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ ये लाइन जो लिखी है कि यूल नोटिस दैट अबाउट 2% ऑफ पीपल हैव 130 IQ, यहाँ लिखा हुआ है कि 2.2 लोगों का अबव एवरेज या वेरी सुपीरियर IQ होता है और 70% भी बहुत कम लोगों का होता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई ना, कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, ये जो मेजॉरिटी लोग हैं कितने, 50 + 16 + 16 कितने हो गए, 60, 70 हमारे पास हो गए 72%। 72% लोग जो हैं उनका मिडल में आ रहा है। ये एक्सेप्शनल 8% है और इधर भी एक्सेप्शनल 8% है। ठीक है, तो ये हमारी बात को सही प्रूफ करता है कि मेजॉरिटी लोग मिडिल में लाइक करते हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे बहुत कम लोग लाइक करते हैं। बस खत्म। अब तुम्हें देखना है कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्या होते हैं। तो पर्सन इन द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, मतलब 130 से ऊपर जिसका IQ है वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है। ये वाले लोग सबसे टॉप पे जो हैं वो गिफ्टेड हैं, और सबसे बॉटम पे जो हैं दोज इन द सेकेंड ग्रुप आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ये लास्ट वाले जो हैं बिलो 70 वाले वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस। वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस मतलब यही चीज़ हम डेफिनेशन और सीरीज कैटेगरीज के टर्म्स में पढ़ेंगे कि क्यों होती है वेरिएशन, क्या होती है वेरिएशन। गिफ्टेड पीपल जो होते हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया। अब यहाँ पे आता है AMAMD। AAMD क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये उसकी डेफिनेशन। इट इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग co-currently with deficits in adaptive behavior manifested during developmental period। अब इसके ना 3 बेसिक फीचर्स हैं। इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल फंक्शनिंग। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, जिसमें डेफिसिट्स किस में होता है, माल अडेप्टिव बिहेवियर में या बिहेवियर में, और डेवलपमेंटल पीरियड में ये आता है। तो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज का मतलब होता है कि उसका IQ 70 से नीचे होना चाहिए। सब एवरेज मतलब बिलो एवरेज। तो 70 से नीचे अगर उसका IQ है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होगा। सेकंड है, उसके अंदर कुछ डेफिसिट्स दिखने चाहिए अडेप्टिव बिहेवियर में। अडेप्टिव बिहेवियर जो हमारी कैपेसिटी होती है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की, मैं अपने सारे काम खुद कर सकूं, वो हो गया मेरा अडेप्टिव बिहेवियर। अगर वो अपने सारे काम खुद नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर अडेप्टिव बिहेवियर नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो भी एक साइन हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। तो ये 2 साइंस हो गए। और थर्ड होता है कि इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है मेरा, 0 to 18 ईयर्स का, मतलब बच्चा जब 0 to 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक हमारा डेवलपमेंटल ईयर चलता है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं मतलब उस पर्सन के अंदर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, those who are categorized with this disability show significant variation in their abilities। अब
डिसेबिलिटी तो मैंने बोल दिया कि चलो 2 लोग मुझे मिल गए, दोनों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बट उनका जो डिसेबिलिटी है उसमें भी तो वेरिएशन होगी ना। अभी हम पढ़कर आए हैं ना कि इंटेलिजेंस सेम लेवल में नहीं होती कभी किसी के अंदर। तो अगर डेफिशिएंसी भी है तो वो भी तो एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, वो भी तो सेम नहीं होगा, तो उसमें भी डिफरेंस होगा। अब उस डिफरेंस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो उसके भी 4 कैटेगरी हैं। अभी जैसे हमने आईक्यू की कैटेगरी पढ़ी, डेफिशिएंसी की भी कैटेगरी है। एक होता है माइल्ड, माइल्ड मतलब आईक्यू जो है वो 55 से 70 है, तो 70 से नीचे है लेकिन 55 के अंडर अंडर है, तो वो होगा माइल्ड डिसेबिलिटी। फिर आता है हमारा मॉडरेट, मॉडरेट होता है कि 35 40, 55 से नीचे है लेकिन 35 से नीचे वो नहीं जाएगा। देन वी हैव सिवियर, सिवियर है कि 35 से भी बिलो है बट 20 से बिलो नहीं जाएगा। और प्रोफाउंड जो कि बिल्कुल ही नीचे, 20 से भी बिलो। तो ये हमारे 4 कैटेगरीज हो गए, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। जो माइल्ड डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं वो अपने पेयर्स से, अपने फ्रेंड्स से थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़ा सा कम स्पीड में चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, लेकिन स्टिल दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली। अपने काम वो खुद कर सकते हैं, वो जॉब्स कर सकते हैं, फैमिली संभाल सकते हैं। तो माइल्ड वालों में ये हो गया। मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में अब थोड़ी सी तो आईक्यू लेवल कम हुआ है ना यहाँ से, तो डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है, जैसे कि वो अपने पेयर से लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका स्लो डेवलप होता है, मोटर स्किल्स स्लो होती है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट जनरली 1 डेढ़ साल में बच्चा बोलने लग जाता है, वो थोड़ा बाद में बोले होंगे, 3 4 साल में बोले होंगे, तो दैट इज़ वन इंडिकेटर। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर किसी का स्लो है तो हम उससे टेस्ट कराना चाहिए कि इसके रीजंस क्या होते हैं। उनको हम ट्रेन कर सकते हैं सेल्फ केयर स्किल्स में कि वो अपने काम खुद कर सके, उनको हमेशा किसी की ज़रूरत ना पड़े। सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हम ट्रेन कर सकते हैं, ऑल्दो वो हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन के जैसा तो नहीं करेंगे परफॉर्म, बट स्टिल क्लोज टू देम वो कर लेंगे। मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन उनको डेली चाहिए होता है। बट प्रोफाउंड और सिवियर जो होते हैं, प्रोफाउंड और सिवियर डिसेबिलिटी वाले अपने लाइफ की नीड्स को मैनेज नहीं कर पाते खुद, एंटायर लाइफ उनको किसी की केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हमने पढ़ लिया। अब हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि जिसका 130 होगा वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होगा। अब गिफ्टेड लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो गिफ्टेड लोग जो होते हैं वो हायर परफॉर्मेंस शो करते हैं क्योंकि उनका हायर पोटेंशियल है, उनके अंदर आईक्यू ही ज़्यादा है। 1925 में लुई टर्मन ने 1500 बच्चे के आईक्यू जिनकी 130 के ऊपर आ रही थी, 130 के अबव आ रही थी, उनको एग्जामिन किया था थ्रू आउट देयर लाइफ, और उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस कैसे उनके ऑक्यूपेशनल सक्सेस को रिलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। हम जनरली गिफ्टेडनेस और टैलेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, हम इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं या फिर एक साथ यूज़ कर लेते हैं, इंटरडिपेंडेंटली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। गिफ्टेडनेस होता है एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटीज़, ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, वेरएज़ टैलेंट होता है एक नैरो टर्म है टैलेंट। वहाँ पे ना किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट होता है, तो रिमार्केबल एबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड। कोई अगर गिफ्टेड है तो वो हर जगह सुपीरियर परफॉर्म करेगा, कोई अगर टैलेंटेड है तो वो उसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा जिस फील्ड में वो टैलेंटेड है। और जो हाईली टैलेंटेड होता है किसी एक फील्ड में उसको हम प्रोडिजी बोलते हैं कि इस फील्ड में वो प्रोडिजी है, उस फील्ड में प्रोडिजी है ना। अब गिफ्टेडनेस के भी कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो गिफ्टेड लोग होते हैं जनरली दे हैव वेरी हाई क्रिएटिविटी, उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ को करते हैं, चाहे वो कोई भी काम दे दो उनको, वो अबव एवरेज परफॉर्मेंस उसमें करके देंगे, और उनके अंदर कमिटमेंट भी हाई होता है। तो जनरल कैटेगरी हो गई, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन लार्ज होता है। जनरल जो हमारा अटेंशन स्पैन होता है ना, जितनी चीज़ें तुम एक बार में अपने माइंड में याद कर सकते हो उससे हाई अटेंशन स्पैन होता है। रिकॉग्निशन मेमोरी अच्छी होती है, रिकॉल जल्दी कर लेते हैं, वो रिकॉग्नाइज जल्दी कर लेते हैं, न्यू चीज़ों को प्रेफर करते हैं, मोनोटोनस चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं उसको वो इंस्टेंटली नोटिस कर लेते हैं, सेंसिटिव टू न्यू चेंजेस। ठीक है, और लैंग्वेज स्किल्स उनके अंदर जल्दी डेवलप हो जाती है। अभी हम पढ़ के आए पीछे कि जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर लैंग्वेज जो होती है वो देर से डेवलप होती है, इनके अंदर लैंग्वेज जल्दी डेवलप हो जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि उल्टा चल रहा है। और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। एडवांस लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब वो थिंकिंग बहुत
एडवांस करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे हर चीज़ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर शो करेंगे। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड उनकी हाई होती है। सुपीरियर जनरलाइजेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब चीज़ों को वो जनरलाइज भी कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट भी कर लेते हैं। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, सोचते वो अलग हैं और ओरिजिनल हैं। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन जो है वो फ्रॉम विद इन आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके अंदर से मोटिवेशन आती है। इंडिपेंडेंट एंड को फॉर्मिस्ट होते हैं एंड दे प्रेफर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़, अकेले बैठकर पढ़ना चाहते हैं, अकेले बैठकर चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उतना पार्ट नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें है कि उनको स्पेशल पोटेंशियल होता है उनके पास, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। रेगुलर क्लासरूम से उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उनको एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं जो कि उनकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन को शेप कर सके। हो गया हमारा ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट।